गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने जल अवशोषण की क्रियाविधि देखी थी और जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप। रसारोहण क्या होता है, किसे कहते हैं रसारोहण? तो यहाँ पर जो रसारोहण होता है वो रूट से लेकर टॉप तक या कहें सीड्स तक रस के संवहन को रसारोहण कहते हैं। रूट से लेकर के सीड्स तक रस के संवहन को रसारोहण कहते हैं। अब यहाँ ये रस क्या है? ये जल प्लस खनिज लवण है। खनिज लवण, जल में घुले हुए जो खनिज लवण हैं वो यहाँ पर रस कहलाते हैं। तो जल प्लस खनिज लवणों का जड़ के द्वारा शीर्ष तक जो संवहन होता है, ये संवहन की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। रसारोहण की क्रिया कहलाती है। ये रसारोहण की क्रिया कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कई मीटर तक होती है। और यहाँ जो कई मीटर है, ये कई मीटर 100 मीटर या 114 मीटर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो छोटे वृक्ष होते हैं जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं या मोनोकोट्स होते हैं, वो छोटे होते हैं, कुछ सेंटीमीटर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म तो अधिकतर ऊंचाई वाले प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ जो रसारोहण की क्रिया होती है कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कई मीटर तक होती है। रसारोहण का मार्ग क्या होता है? तो यहाँ रसारोहण के मार्ग को समझाने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, कई यहाँ प्रयोग किए गए। तो यहाँ देखते हैं रसारोहण का मार्ग क्या है। रसारोहण के मार्ग को समझाने के लिए यहाँ पर दो प्रयोग पढ़ते हैं। पहला होता है वलय प्रयोग, रिंगिंग प्रयोग, और दूसरा है इयोसीन अभिरंजक। इयोसीन अभिरंजक प्रयोग। पहला रिंगिंग प्रयोग, दूसरा इयोसीन रिएजेंट एक्सपेरिमेंट। यहां पर क्या किया, इन दोनों ही प्रयोगों को देखने के लिए सबसे पहले क्या किया कि दो प्लांट लिए, ए और बी, दो प्लांट लिए। ए प्लांट की पूरी छाल को हटा दिया और बी प्लांट के अंदर जाइलम को या तो हटा देते हैं या अवरुद्ध कर देते हैं, बैग्स के द्वारा अवरुद्ध कर देते हैं। दोनों ही प्लांट को जल से भरे बीकर में रख देते हैं। दोनों को ही जल से भरे बीकर में रख दिया, अलग अलग बीकरों में रख दिया। जहां छाल थी, जिसकी छाल हटाई थी, वहां यहाँ पर फिलोएम भी हटा दिया, फिलोएम को भी यहाँ रिमूव कर दिया। और जहां जाइलम था वो यहाँ प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट, या तो छोड़ दिया हमने, तेज धार वाले चाकू से लेकर इस हिसाब से काटा कि एक रिंग के रूप में जाइलम को हटा दिया।
कम से कम ऊतक को क्षति पहुंचा करके या फिर जाइलम को वैक्स के द्वारा यहाँ पर हमने अवरुद्ध कर दिया। तो कुछ समय बाद क्या देखते हैं, कुछ समय बाद ये जो पादप था ये क्या हुआ, स्फीत अवस्था में था और ये क्या हुआ, मुरझा गया। ऐसा क्यों हुआ कि जिसकी छाल को हटाया वो स्फीत अवस्था में था और जिसकी हमने जाइलम को अवरुद्ध किया वो मुरझा गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर छाल से या फ्लोएम से जल का संवहन नहीं होता। खनिज लवणों का जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया। इसके बाद में दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इयोसिन अभिरंजक को लेकर के किया था। यहाँ पर एक प्लांट को लिया और इयोसिन से भरे प्लांट की शाखा को लेकर के इयोसिन से भरे अभिरंजक से भरे हुए बीकर में रख दिया। यहाँ पर इयोसिन प्रेजेंट था। कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पर इस टहनी को निकालते हैं, इस शाखा को निकालते हैं और इसकी टीएस और एलएस दोनों काट कर देखते हैं, अनुदैर्ध्य और दोनों ही काट यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल काट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो जाइलम है वही रंगीन है, क्योंकि इयोसिन ले या फिर कोई और रिएजेंट ले, जहां होकर इनका संचरण होगा, संवहन होगा, वो वाहिका है या फ्लोएम है, वो पर कैसे हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे। तो जब इनकी एलएस और टीएस काट करके इस ब्रांच की देखते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल जाइलम ही रंगीन दिखाई देता है, फ्लोएम रंगीन दिखाई नहीं देता। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से ये तो सिद्ध हो गया कि जो रसारोहण का मार्ग होता है वो क्या होता है, जाइलम। और जाइलम में भी क्या, वाहिनिका और वाहिका। वाहिनिका और वाहिकाओं के द्वारा ही यहाँ पर रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इस रसारोहण को समझाने के लिए विभिन्न प्रयोग किए गए, विभिन्न सिद्धांत दिए गए। इन सिद्धांत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। रसारोहण को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, वाइटल फोर्स थ्योरीज। दूसरा, फिजिकल फोर्स थ्योरीज। और थर्ड, रूट प्रेशर थ्योरीज। वाइटल फोर्स थ्योरीज, फिजिकल फोर्स थ्योरीज और रूट प्रेशर थ्योरीज, इसको बोलते हैं जैविक, इसको भौतिक। जैविक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत और मूल दाब सिद्धांत, इसको मूल दाब सिद्धांत। तो रसारोहण के को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिए गए थे, जो थ्योरीज दी गई थी, इन थ्योरीज को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया गया। और इन 3 भागों में क्यों बांट दिया गया, क्योंकि यहाँ पर तीनों थ्योरीज के अंदर
जो इनकी जो मान्यताएं थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। वाइटल फोर्स थ्योरीज में रसारोहण को जैविक बलों के कारण संपन्न होना बताया था। फिजिकल फोर्स थ्योरी में भौतिक बलों के द्वारा, और यहाँ पर रूट प्रेशर थ्योरी में रूट के कारण उत्पन्न दाबों के कारण यहाँ पर रसारोहण को संपन्न होना बताया था। तो फर्स्ट देखते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरीज। वाइटल फोर्स थ्योरीज के अंदर दो थ्योरीज को दिया गया था यहाँ पर। एक गोल्डलेवस्की ने दी थी जिसको बोलते हैं हम रिले पंप थ्योरी, रिले पंप थ्योरी, और दूसरी दी थी जेसी बॉस ने जिसको बोलते हैं हम पल्सेशन थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी। रिले पंप सिद्धांत और दूसरा था स्पंदन सिद्धांत। तो यहां पर दो सिद्धांत को दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरीज में बताया गया कि यहां पर जो बल उत्पन्न होता है ये बल सेल की जैविक क्रियाओं के कारण, सेल की जैविक क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। जब सेल के अंदर इसकी जैविक क्रियाएं चलती हैं तो इन जैविक क्रियाओं के कारण यहाँ पर बल उत्पन्न होता है, परासरण दाब उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण यहाँ पर रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो रिले पंप थ्योरी दी गई थी, यहाँ रिले पंप थ्योरी में दी थी गोल्डलेवस्की ने, और इसको दिया था जेसी बॉस ने। तो यहां पर गोल्डलेवस्की ने बताया कि जो जाइलम होता है, इस जाइलम के अंदर जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम में जाइलम पैरेनकाइमा एलिमेंट होता है, क्योंकि जाइलम 4 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, पढ़ा है आप लोगों ने। तो जो जाइलम पैरेनकाइमा होता है, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, लिविंग होती हैं। तो इन जीवित सेल्स के अंदर आवर्ती रूप से स्पंदन पाए जाते हैं, मतलब आवर्ती रूप से जो दाब है वो कम और ज्यादा होता है। यहां आवर्ती रूप से दाब परिवर्तन होता है, और इसी दाब परिवर्तन के कारण क्या होता है? रसारोहण होता है। तो यहां पर एक साइंटिस्ट आए थे स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर ने इस थ्योरी का खंडन कर दिया, क्योंकि यहां पर जो संवहन की प्रक्रिया होती है, ये संवहन की प्रक्रिया जीवित पार्ट से नहीं होती, लिविंग पार्ट से नहीं होती, नॉन लिविंग पार्ट से होती है। वेसल्स और ट्रैकिड्स, वाहिका और वाहिनिकाएं दोनों नॉन लिविंग होती हैं, लिविंग नहीं होती। तो संवहन की जो प्रोसेस है वो संवहन की प्रोसेस जाइलम पैरेनकाइमा से ना होकर के जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स से होती है, जो नॉन लिविंग होती हैं। तो यहाँ पर दाब परिवर्तन का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इसीलिए इसको खारिज कर दिया गया। स्ट्रासबर्गर ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, इसको दबा दिया कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। दूसरी दी थी जेसी बॉस ने। जेसी बॉस ने स्पंदन सिद्धांत दिया, पल्सेशन थ्योरी दी। जेसी बॉस ने क्या किया कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक उपकरण बनाया, इस उपकरण में इन्होंने विद्युत परिपथ, गैल्वेनोमीटर
और एक विद्युत सुई को यूज में लिया। ये गैल्वेनोमीटर, ये यहाँ पर विद्युत सुई, जिसको कहाँ लगाया है, स्टेम में। सुई को इन्होंने स्टेम में लगाया, दूसरे पार्ट को प्लांट के सीड्स पर लगाया। तो जब इन्होंने कहा कि जब हम सुई को, जो विद्युत सुई है, प्रोब है, उसको जब स्टेम में देते हैं, स्टेम के अंदर एंटर कराते हैं, और जब ये सुई कॉर्टेक्स की अंदर वाली परतों में जाती है, अंदर वाली परतों में जाती है, तो यहां पर स्पंदन होते हैं। क्या होते हैं? यहां पर स्पंदन होते हैं। मतलब यहां जो गैल्वोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर में दोलन होते हैं, और ये दोलन किसके कारण होते हैं? स्पंदन के कारण होते हैं। तो जेसी बॉस ने कहा कि यहां पर जो कॉर्टेक्स के अंदर वाली सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स के अंदर वाली कौन सी होंगी? एंडोडर्मिस। तो जो अंदर वाली सेल्स हैं, जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, इनमें स्पंदन की प्रक्रिया होती है, और इस स्पंदन की क्रिया के कारण यहाँ पर क्या होता है? रसारोहण होता है। तो स्पंदन में और रसारोहण में कोई संबंध नहीं होता, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पर एंडोडर्मिस के द्वारा रसारोहण नहीं होता। वो किसके द्वारा होता है? क्योंकि पहले ही हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में और इओसिन रिएजेंट एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं कि जो रसारोहण की प्रोसेस होती है, उसका जो मार्ग होता है, वो जाइलम और जाइलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं, वो उनके ही द्वारा होता है। तो यहाँ पर कंप्लीटली इनको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट। तो यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरीज को यहाँ पर गलत ठहरा दिया गया। इसके बाद में सेकंड आती हैं फिजिकल फोर्स थ्योरीज। फिजिकल फोर्स थ्योरीज। फिजिकल फोर्स थ्योरीज के अंदर बताया गया कि यहाँ पर जो बल उत्पन्न होते हैं, वो बल भौतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, कोशिका के अंदर से ना होकर के कोशिका से बाहर किसी कारण के द्वारा यहाँ पर बल उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण रसारोहण की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ बल वाई हम देखते हैं, हम पहली दी गई थी यहाँ पर इम्बाइवेशन थ्योरी, अंतः शोषण सिद्धांत, अंतः शोषण सिद्धांत, और इसको दिया था अंगर ने। अंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। तो इन्होंने बताया कि यहां पर जो रूट हेयर्स होते हैं, इन रूट हेयर्स के द्वारा यहां जल प्लस खनिज लवणों का इम्बाइवेशन होता है, अंतः शोषण होता है। और ये अंतः शोषण क्यों होता है? कि जब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो पत्तियों से जल बाहर निकल जाता है। जब पत्तियों से जल बाहर निकल जाता है, तो वहां पर एक फोर्स विकसित होता है, जो 20 से लेकर के 100 ATM तक होता है। यहाँ जो दाब उत्पन्न होता है, ये 20 ATM से लेकर के 100 ATM तक होता है।
जो काफी ऊंचे पादपों में जल संवहन के लिए सफिशिएंट होता है। अब बात करें यहाँ पर इम्बाइवेशन की, तो यहाँ मान लिया ये दाब उत्पन्न हो रहा है, इस दाब से बहुत ऊंचाई तक पानी पहुंच रहा है, तो ये दाब उत्पन्न होने के लिए कुछ चाहिए तो सही, ये कि इतना दाब उत्पन्न हुआ कैसे। दूसरा, जो रूट हेयर्स हैं ये वाटर में कैसे हैं, स्वतंत्र, सतह कैसी है, स्वतंत्र। तो ऊपर से नीचे तक इतना दाब रूट हेयर्स में कैसे हुआ, तो इस चीज को ये नहीं बता पाए कि इतना दाब यहाँ पर कैसे उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। दूसरी जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी कैपिलरी सिद्धांत, केशकाप्त सिद्धांत, जिसको दिया था बोहेम ने। कैपिलरी थ्योरी को, केशकाप्त सिद्धांत को बोहेम के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था जैसे हम कांच की एक नली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, केशिका, कैपिलरी, इसको जब पानी से भरे किसी बर्तन में टिकाते हैं तो यहाँ पर जल कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है, यहाँ पर जल कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। वो क्यों चढ़ जाता है, यहाँ से कुछ फोर्स काम करता है और वो जल को ऊपर तक ले जाता है। इसी प्रकार से यहाँ जो जाइलम होते हैं, जाइलम और जाइलम के जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं उनके अंदर भी जमीन से जड़ ऊपर की तरफ जाता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, इनका जो व्यास होता है, किसका, केशिका नली का, ये कम होता है। दूसरा, नीचे जहां ये टिकी हुई है यहां स्वतंत्र सतह उपस्थित है। वेसल्स हो या ट्रैकिड्स हो, दोनों का ही व्यास क्या होता है, अधिक। वेसल्स का और ट्रैकिड्स का व्यास अधिक होता है केशिका नली से। दूसरा, नीचे कोई स्वतंत्र सतह नहीं होती, स्वतंत्र सतह एब्सेंट होती है, कोई स्वतंत्र सतह नहीं होती। जब ये सब नहीं होता तो इस विधि के द्वारा पानी ऊपर कैसे चढ़ा, क्योंकि यहां पर स्वतंत्र सतह इसलिए नहीं है कि एक जाइलम की ट्रैकिड्स या वेसल्स एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से लगी होती है और ये कैसी होती हैं, छिद्रिल होती है। इसी प्रकार से ये जाइलम के बाद में वहां एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिबिलेमा से रूट हेयर्स, तो ये कैसी हो गई, क्लोज्ड। ऊपर भी कहां खुलेंगी ये जाके, लीफ के अंदर, तो वहां भी कैसी है, क्लोज्ड। दोनों सतह पर कहीं भी स्वतंत्र सरफेस नहीं है। जब स्वतंत्र सरफेस नहीं है तो यहाँ दाब कहाँ से उत्पन्न होगा, और जब दाब उत्पन्न नहीं होगा तो वाटर ऊपर कैसे जाएगा। तो इसीलिए इस सिद्धांत को भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। इसके बाद में जो तीसरा सिद्धांत आता है वो तीसरा सिद्धांत आता है वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। वायुमंडलीय दाब सिद्धांत।
यहाँ पर जो फोर्स हो रहा है, तो इस सिद्धांत के अनुसार समझाया गया कि जो लीव हैं या लीव्स हैं, इन लीव्स में होता है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन की वजह से यहाँ क्या होगा, पानी की कमी आएगी। जब लीव की सेल्स के अंदर पानी की कमी आती है तो ये अपने पास वाली सेल्स से पानी अवशोषित करती है, अपने पास वाली सेल्स से पानी अवशोषित करेगी। तो वायुमंडलीय इस वजह से इस सेल्स का जो परासरण दाब है वो क्या हो जाएगा, कम। इसने इससे पानी अवशोषित कर लिया तो इसका तो बढ़ गया, फिर इसका क्या हो गया, कम। तो ऐसे ही करते करते ये कहां तक पहुंच जाएगा, जाइलम तक। और ये जाइलम से कहां तक पहुंच जाएगा, रूट हेयर तक। लीव से लेकर के जाइलम तक पहुंचा, जाइलम से लेकर के रूट हेयर तक पहुंचा। तो यहां पर इतना दाब उत्पन्न हो जाता है कि 34 फीट तक, 34 फीट ऊंचे जो प्लांट्स होते हैं वहां तक ये वाटर आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये तो ठीक है कि बाष्पोत्सर्जन की वजह से यहाँ पर बल उत्पन्न हो रहा है, ये भी सही है कि सेल्स में से जब लीव सेल्स में से पानी जाएगा तो अपने पास वाली से लेगी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जुड़ा होता है, कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़ा है। तो ये सिद्धांत इस चीज को बताने में असमर्थ रहा, ये अपने पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दे पाया, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। फोर्थ, बाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।